एप्टीट्यूड और रीजनिंग आती है, ये इंटेलिजेंस है। और इंटेलेक्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि डीपर रीजनिंग और डीपर रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, मीन्स वो थोड़ा और डीप में जाता है, और ये केवल पैटर्न रिकग्नाइज करके चीज़ें करता है। ठीक है, आपने बात करी एप्टीट्यूड की, आपने बात करी रीजनिंग की, आपने बात करी फिलोसफिकल एस्पेक्ट की, आपने बात करी पैटर्न रिकॉग्निशन का, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एप्टीट्यूड का मतलब आपका यहाँ पे क्या है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मतलब क्या है, क्योंकि सबके लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मतलब अलग अलग होता है। आपके लिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मतलब क्या है? आई मीन इन जनरल ही बातें, अब कई लोगों को नहीं पता है। एप्टीट्यूड इज अप्लाइंग लॉजिक सिस्टमैटिकली एंड methodologically। किसी लॉजिक को किसी खास चीज में कुछ खास स्किल होता है जो हो सकता होता है। ठीक है, थैंक यू। तो देखा कितना अलग अलग हमें इंटेलिजेंस का डिफिनेशन मिला, और सभी सही है, मतलब कोई किसी ने कुछ गलत नहीं बोला है। तो उसको एक सम अप करके फिर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं। ओके, अब दिख रहा है ना? हाँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, फिर से आते हैं थोड़ा। वेस्लर का मेरे को सबसे बेस्ट लगा ये इंटेलिजेंस का डिफिनेशन है। ग्लोबल कैपेसिटी होती है पर्सन का पर्पसफुली एक्ट करे, रेशनली थिंक करे और अपने इन्वायरमेंट के आसपास इजिली वो डील कर पाए, ठीक है, इफेक्टिवली डील कर पाए। और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस बहुत यूज करेगा, रीजनिंग एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट एंड एप्टीट्यूड एंड पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ऑल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है। सो बात करते हैं इनके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत सारी होती हैं, मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो मेरा जो है एक्सिस्टेंशियल वाला इंटेलिजेंस है, इसमें सबसे हाई आता है। चलिए बात करते हैं। तो पहला है ना विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो विजुअल इसमें क्या होता है? विद स्ट्रेंथ इन डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन, इंडिविजुअल विद हाई विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस आर गुड एट सॉल्विंग पजल्स, इंटरप्रेट ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। तो विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स को स्पेस रिलेशन में देख पाना अच्छे से। फिजिक्स से है आप, शिवम जी आपको बेहतर पता होगा, 3D में चीजों को विजुअलाइज कर पाना। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो अच्छे से बता पाते हैं कि कैसे इसको बिल्ड करना है और इसको कैसे डिजाइनिंग करना है। ये मतलब स्पेस का आपको पता रहता है। ये पुल है तो पुल को कितने एलिवेशन पे ऐसे खड़ा करना है। ये रिकॉग्निशन जो होता है ना 3D में चीजों का, वो बेहतर कर पाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग के पास विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। तो जो इनके अंदर ये चीजें होती है वो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये लोग जैसे आप देखोगे, ये क्यूब जो सॉल्व करते हैं, तो उनके अंदर ये विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है। पजल्स जो सॉल्व करते हैं, क्यूब सॉल्व करते हैं, ग्राफ को और चार्ट को अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना, जो ट्रेडिंग में भी काफी लोग करते हैं, वो उनके अंदर ये सारी चीजें अच्छी होती है, विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अच्छे से कि कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स है तो वो कैसे 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 क्या कर रहा है। और अभी हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग में भी हम चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इवेंट ट्यूरिंग थे शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहले बात करा था। तो मैं कहीं सेशन ले रहा था एआई में, तो उसमें ये सब बातें हैं। तो उन लोग के अंदर ऐसे साइंटिस्ट में जो ये कोडिंग वगैरह करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस में काफ़ी अच्छा होता है। लेट्स टॉक अबाउट दूसरा वाला इंटेलिजेंस। तो ये है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ये नेताओं में बहुत अच्छा होता है, जितने लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं और एंकर होते हैं, उनमें ये लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनिपुलेट एंड एक्सप्रेस आइडिया थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज को, कोई रीडिंग्स को पढ़ के, लिटरेचर को गो थ्रू करके, पढ़ के अपने उस पे आइडिया को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, सुगर कोट कर पाना अच्छे से, इम्फेसाइजेशन कर पाना, वॉइस मॉड्यूलेशन कर पाना, है ना, कब मोनोटोनस होना है, कब वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करना है, कब आपका जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं वो यूज कर पाना, ये सारे लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में आता है। तो स्पीकिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में, परसुएड करने में, लोगों को समझाने में, मोटिवेट करने में, या स्पिरिचुअल लीडर्स जितने होते हैं उनमें ये बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में,
इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, जो टीवी के जर्नलिस्ट होते हैं, है ना? पीपल विथ हाई लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस गुड एट रिमेंबरिंग, ये इनको रिमेंबरिंग की बहुत अच्छी पकड़ होती है, याद अच्छे से कर पाते हैं। राइट एंड स्पोक इन्फॉर्मेशन, एन्जॉय रीडिंग एंड डिबेट, इनको डिबेट करने में बहुत मज़ा आता है, ये रीडिंग करना एन्जॉय करते हैं और पर्सुएसिव स्पीचेस देते हैं, लोगों को अच्छे समझा पाते हैं, इनके पास ये स्किल्स होती हैं। आगे बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉजिकली रीजन कर पाना, ठीक है? अच्छा ऐसा हुआ था तो इसका मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट को, ये हुआ है तो इसका क्या कारण है, तो ये लॉजिकली सोच पाना, उनके अंदर क्षमता बहुत अधिक होती है दूसरों की अपेक्षा, जिनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है। तो अभी आप सुनते रहिएगा, मैं लास्ट में एक इंटेलिजेंस टेस्ट बताऊंगा, वो उसका आप यूज करके आप स्कूल्स में काउंसलिंग में आप बेहतर बता सकते हो कि ये इंटेलिजेंस करने टेस्ट करने के बाद हम बता सकते हैं इस व्यक्ति को इस दिशा में जाना चाहिए। तो वो जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में वो। तो आगे यहाँ पे क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक मैथमेटिकली। खैर मेरे पर्सनली ये मेरे को बहुत दिक्कत होता है इसमें, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक मैथमेटिकली विथ स्ट्रेंथ, विथ एनालाइजिंग डेटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। अच्छा पता है ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कुछ-कुछ बच्चों में बहुत अच्छा ये वाला एबिलिटी होता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाना। एक मूवी भी है, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को देखना इसके ऊपर। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं, जो थ्योरीज़ होती हैं। अब इंडिविजुअल विथ हाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन मामलों में बहुत अच्छी होती है। वो थिंकिंग, सोच सोचना बहुत उनका अच्छा होता है, फ्री थिंकिंग अच्छे से कर पाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द ग्राउंड बेसिस पे चीज़ें सोच पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इमेजिनेशन अच्छे से कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड ऑल, नंबरों में पकड़ इनकी अच्छी होती है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को ये भली-भाँति कर पाते हैं। ठीक है? अब चलिए लिंग्विस्टिक हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल हो गया, अब आते हैं कुछ लोग एथलीट एथलीट हो गए, डांसर हो गए, है ना? जिम्नास्ट हो गए। तो ये और ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में बहुत हाई होता है। ड्राइवर नहीं बोलेंगे यहाँ पे। तो ये जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या है कि इनके पास अपने बॉडी को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी पकड़ होती है, मतलब इनको अपने शरीर पे पकड़ होता है बैलेंस बनाने का। और ठीक है, और ये विथ स्ट्रेंथ इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, डेक्सेलिटी, हैंड्स ऑन लर्निंग, इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमको याद है साउथ अफ्रीका का जो आखिरी मैच हुआ था, सूर्य कुमार का वो कैच, किसी को याद हो, सबने देखा, वो तो सभी ने देखा हो, तो वो इंटेलिजेंस देख रहा है कब कितने किस पॉइंट पे जंप करना है, कैसे फिर बॉल को फेंक देना है। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बॉडी का जो लास्ट में बाउंड्री टच ना हो जाए वो वाला सेंस, तो वो बहुत अच्छा होता है इनमें, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। कुछ लोगों में हाई होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। पीपल विथ हाईली बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर गुड एट स्पोर्ट्स, डांसिंग एंड क्राफ्टिंग थिंग्स। तो क्राफ्ट करने में, कारपेंटिंग करने में, कारपेंटर लोग अच्छे होते हैं इसमें। तो अपने हाथों का कला होता है ना, वो नक्काशी, वो मूर्ति बनाना, तो ये अच्छे होते हैं। इनमें ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अधिक होती है। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सुर को, राग को, लय को तुरंत पकड़ लेंगे। हुँ, एक बार सुन लिया गाना, पूरा उनको पकड़ में आ जाएगा चीज़ें। तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज़, प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट म्यूज़िक एंड रिदम, रिदम को पकड़ लेंगे, उनके अंदर उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो कंपोजिंग म्यूज़िक एंड रिकॉग्नाइजिंग टोन, उनका टोन का पैटर्न पकड़ लेंगे अच्छे से। इंडिविजुअल विथ हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस गुड एट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, रिदम्स, तो इनको रिदम्स और साउंड्स का आइडेंटिफिकेशन एंड जो सेपरेशन करने का इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। तो आगे बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब बाहर, और इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है? तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, दूसरों से ये भली-भाँति बातचीत कर पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनमें बहुत कम सोशल एंग्जायटी, बहुत कम हेजिटेशन होता है ना? तो ये विद स्ट्रेंथ इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, हाँ, एम्पैथी इनमें बड़ी अच्छी होती है। दूसरों के प्रति इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके इमोशंस को, उनके दुःख, दर्द, पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उनके अंदर ये थोड़ी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। खास अगर आप काउंसलर देखोगे, साइकोलॉजिस्ट देखोगे, उनमें ये जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है बहुत अधिक होता है। तो ये कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्पैथी और सोशल इन्फ्लुएंस भी इनके अंदर होता है।
उसको भी पकड़ लेते हैं, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। पीपल विथ हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स। व्यक्ति को समझने का इंटेलिजेंस इनमें बहुत अधिक होता है। इमोशंस को समझने का, मोटिवेशंस को भाप पाने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ पाने का, क्लासेस को समझ पाने का किसी भी इंडिविजुअल्स के प्रति, और ग्रुप का जो डायनेमिक्स है, ग्रुप का जो थॉट है, आइडियोलॉजी है, वो सब समझने का इनके अंदर अच्छा इंटेलिजेंस होता है। ये फिलोसफर्स में भी बहुत अच्छा होता है। आगे बात करें फिलोसफर में, खैर ये भी इंटेलिजेंस अच्छी होगी। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, ये देखिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ विद द स्ट्रेंथ इन सेल्फ अवेयरनेस। तो इनके अंदर इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस कर पाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अपने खुद की इमोशंस को, अपने खुद के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, खुद के डिजायर मोटिव्स को समझने के जो बेसिकली क्या है, तो अपने खुद की इनर साइकी को समझने की जो क्षमता बहुत अधिक होती है। ये जिसके अंदर ज्यादा होगा इंटेलिजेंस, वो क्या होगा, गुड सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाएगा, थ्योरीज को और आइडियाज को अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का बहुत पक्का होगा, उसके अंदर ये पोटेंशियल होगा, वो इजिली अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को इजिली रिकॉग्नाइज करके उस पर काम करेगा। तो चांसेस ऑफ अचीवमेंट बहुत अधिक होते हैं जिसके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। इल्यूजन से बचा रहेगा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है फार्मर्स में, ट्रैवलर्स में, जो घुमक्कड़े लोग होते हैं, यात्री लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, इनमें ये नेचुरलिस्टिक, जो गार्डनर वाले व्यक्ति होते हैं, ये उनमें ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है कि बादल देख के बता देंगे अरे कब बारिश होगा, कब बारिश नहीं होगा, इस वक्त क्या होगा, फसल कैसा होगा। तो ये आप पता है, किसान लोग के अंदर जो खेतीहर लोग होते हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं, उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा आपको जनरली देखने को मिलेगी। तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैट, हाँ ये ऐसा ही नहीं है, जो पैटर्न है नेचर में, रोबिलस क्यूब्स का, पता नहीं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो पैटर्न्स होता है कि आप देखोगे आपकी उंगली में वो पैटर्न है, उस कॉर्क जो है उसमें भी है, लकड़ी में भी है, वो सभी में मतलब ऐसा राउंड 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 करके होता है, वो पैटर्न इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, हम कैसे फूड चैन को, फूड वेब को इजिली समझ पाते हैं चीज़ों को आसानी से। और स्ट्रेंथ, बोटनी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस में इनकी अच्छी पकड़ होती है, अगर इनमें पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। पीपल विथ हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आर गुड एट नर्चरिंग एंड एक्सप्लोरिंग नेचर। तो नेचर को एक्सप्लोर करने में और जंगलों में जाके उसके बारे में, जैसे बियर गिल्स के बारे में बात करें सिंपली, तो उस प्रकार के लोग होंगे, और अलग अलग स्पीसीज के बारे में, अलग अलग प्लांट्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो एंड लर्निंग अबाउट न्यू स्पीसीज, इसका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। खैर आगे देखते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू कंटेम्पलेट डीप क्वेश्चंस, क्या सोच, किस पे सोच विचार कर पाएंगे, डीप जो क्वेश्चन है, अरे मैं क्यों हूँ, जीवन का सार क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज ह्यूमैनिटी, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, मैं दुनिया में क्यों हूँ, क्या रोटी कपड़ा मकान यही मेरा जीवन है, ऐसे कुछ आगे भी है। तो ऐसे सवाल, ऐसे जहन में जो सवाल आते हैं, विथ स्ट्रेंथ इन फिलोसफिकल एंड मेटाफिजिकल थिंकिंग, कुछ परे, मेटा मतलब किसी भी चीज के परे, प्रकृति में ये भौतिक ही है कि इसके परे भी कोई चीजें हैं। तो ऐसे सोच जो करते हैं फिलोसफिकल, मिस्टिकल, मेटाफिजिकल, तो उनके अंदर समझ जाओ ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। इंडिविजुअल विथ हाई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस आर द गुड एट टैकलिंग क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स, द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इनका सबसे जो गहन सोच विचार जो घूमता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स और मीनिंग ऑफ लाइफ में ज्यादा इनकी समझ हो सकती है। तो इसी के इर्द गिर्द इनका सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस घूमता रहता है। तो देखा आपने जो अलग अलग कैसे गार्डनर ने इंटेलिजेंस बताया था। किसी कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। तो चीजें समझ में आई होंगी ना। हाय, हेलो हिरेन सर जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो, थैंक यू। सॉरी हम थोड़ा बाहर था तो लेट हो गया। इट्स ओके, इट्स ओके। आई वाज थिंकिंग कि यू आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, सो दैट्स व्हाई। तो अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ, सबसे मैंने पूछा है, आपके अनुसार इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता आप किसे कहेंगे? अपने अनुसार बताइए। बुद्धिमत्ता मतलब उसमें जो अभी तक जो नॉर्मल डेफिनेशन थी कि हम पढ़ते हैं उससे जो समझ आती है ऐसा था, पर अभी समझता है कि जो विजडम तक आता है और जो हम
हमें नॉलेज मिला उसको हम यूज कर सके, उसी को बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। जो नॉलेज मेरे साथ मिला है मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ, इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, अपने कथनी को करने में कर पाऊँ। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना चीजों का, जो आप समझे हो। वे लोगों को 700 श्लोक भगवत गीता का रट गया है, लेकिन जीवन बिल्कुल अलग है उनका। तो इसे हम इंटेलिजेंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं पूछ रहा हूँ सभी से। हाँ हिरेन जी, शिवम जी, किसी का मतलब 700 श्लोक है, रट गया है, मतलब चीजों को और जीवन नहीं जी रहा है, तो आप उसे इंटेलिजेंट मानोगे? बोल सकते हैं उसे। शिवम, इंटेलिजेंट तो मान सकते हैं बट वाइज नहीं मान सकते। इंटेलिजेंस एक सीमित दायरे में है। हम नहीं मान सकते क्योंकि हम बस ये बोल सकते हैं हाँ उसकी मेमोरी अच्छी है, रटने की क्षमता उसमें बहुत अधिक है, कुछ बच्चों में होती नहीं है। पर अगर वो समझा है वो चीज़ों को, केवल लाइफ में उतार नहीं पाया है, तो इंटेलिजेंस तो है ना, समझने के लिए भी तो इंटेलिजेंस चाहिए, एनालाइज करने के लिए। तो वो उसके अंदर हम नहीं मानेंगे इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके अंदर बस मेमोरी अच्छी है, वो इंस्टिंक्ट वाली चीजें उसके अंदर, हेरिडिटी सी चीजें आ गई हैं, वो रट लिया है, एक ही बार देख लिया, रट लिया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको स्टेट्स एंड कैपिटल, हर एक दुनिया का कैपिटल याद होगा, करेंसी याद होगा, क्या हम उसको इंटेलिजेंट मान लें? वो तो मेमोरी नहीं, है मेमोराइजिंग इज डिफरेंट देन एनालाइजिंग। नो, मेमोराइजिंग तो बहुत कुछ करते हैं लोग, बट एनालाइज तो नहीं कर पाते। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा सवाल यही था बस कि कोई भगवत गीता का 700 श्लोक उसको पता है, बिल्कुल सब कुछ उसको रट लिया है, रटा हुआ है उसने, मेमोराइज कर लिया हुआ, बट वो जीवन में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसको समझा भी पा रहा है। एनालाइजेशन में यहाँ पे सवाल होगा, बट हाँ ऐसा बोल सकते हैं। मतलब एनालाइजेशन मैंने बोला नहीं था वैसे, ये मेरी भी कमी है, बस हम मेमोरी बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर केवल मेमोरी बोलेंगे, रट लिया है, तो हम उसे इंटेलिजेंट नहीं मानेंगे कि बस चीजें रट गई हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन हाँ, यू आर टेलिंग एनालाइज भी कर पा रहा है, परसुएट भी कर रहा है, चीजें समझ भी रहा है, सब कुछ जान भी रहा है, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे तो इंटेंशनैलिटी आ गई ना आपकी, वाइज नहीं है वो। ठीक है, ये अच्छा जवाब था। तो आगे चलें, हम बात करते हैं कोहलबर्ग का मोरालिटी प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पे अभिषेक है क्या? अभिषेक तुम सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है? ये मोरालिटी की बात हो रही थी ना एक दिन, तो मैंने सोचा ठीक है कोहलबर्ग की बात कर ही लेते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? नहीं दिख रहा है? वेट अ मिनट। अभिषेक प्लीज रीड इट। हाँ अभी तो नहीं दिख रही है स्क्रीन। वेट अ मिनट। अभिषेक, इज इट विजिबल टू यू? क्या देख पा रहे हो आप? ये लॉरेंस कोहलबर्ग, मोरालिटी इट्स ओके। तो लॉरेंस कोहलबर्ग थे ना, इन्होंने एक मॉडल ऑफ मोरालिटी प्रोसेस प्रपोज करा, कि एक मोरालिटी का मॉडल प्रपोज करा। इसमें उन्होंने बताया कि हमारा कैसे जो डेवलपमेंट होता है मोरालिटी का, मोरालिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, नैतिकता आप इसे बोलते हैं, उसे मोरालिटी बोलते हैं। सही और गलत को फर्क कर पाने की क्षमता को हम मोरालिटी बोलते हैं, इसे हम मोरालिटी बोलते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या किसी को और कुछ मोरालिटी के बारे में बोलना है? मोरालिटी क्या होती है? किसी को कुछ मोरालिटी के बारे में बोलना है? व्हाट इज मोरालिटी? व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट? व्हाट इज मोरालिटी एक्चुअली? मैं सबसे सवाल करता हूँ, शिवम जी आप बताइए, व्हाट इज मोरालिटी? नैतिकता किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू? Morality is very subjective. या But morality is testing everything by our own integrity. मतलब integrity मतलब being honest with self and deciding what is right and what is wrong. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे आपने बताई। नहीं, honesty with the self, integrity word विद द इंटीग्रिटी में इंटीग्रिटी यहाँ पे क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है
समग्रता मतलब क्या, मतलब ईमानदारी, मतलब हारमोनियस वे में सोच कर चीजों को करना। ईमानदारी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट टू सेल्फ, मतलब आप पहले तो खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, और वो खुद से झूठ ना बोल के आप डिसाइड कर रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको मोरालिटी कहते हैं। सही लाइक क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड, ऐसा बायसनेस से परे नो, हटकर। वी कैन बी बायस्ड but we are not aware about that bias. We are true to ourselves. We don't know that we are biased. The moment Okay. we know that we are biased, then our integrity is lost. Self integrity is lost. मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप बायस्ड हो, आप बायस्ड हो, आपको पता है, और फिर आप डिसाइड करो राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो आप मॉरल नहीं हो। दिस इज नॉट पर मोरालिटी। हाँ, बट अगर आप अपने आप से ट्रू हो, मतलब यू आर इंटीग्रेटेड विथ योर सेल्फ, यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, and still with this honesty you can be biased, because bias is in everyone's mind. You cannot be unbiased, but you are not aware about your biasedness, but still you are integrated with yourself, means you are honest with yourself, फिर आप जो डिसीजन लेते हो वो राइट और रॉन्ग का मॉरल कहा जा सकता है। वाओ, ये तो कुछ और। हाँ बताइए बताइए बताइए। आपके पास जो भी क्षमता है, जो भी नॉलेज, हाँ क्यों आप बोले। मैं अपना बताता हूँ कि इसमें एक गट फीलिंग जो होती है वही राइट एंड रॉन्ग की बात है। जो हम एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को देख के गट फीलिंग डेवलप करते हैं कि भाई ये राइट है, ये रॉन्ग है। इसलिए मैं पहले बोल दिया कि मोरालिटी इज सब्जेक्टिव, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग। इस पे खैर फिलोसॉफिकल डिबेट हो सकती है मोरालिटी पे, लेकिन हम इस पे भी रख सकते हैं ना। अच्छा, कोई अच्छा टॉपिक है, अभी हम बाद में इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अगर टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है, हमें इतना ही समझ में आया कि हम बोल सकते हैं ऐसा कि पूरा प्रॉपर अवेयरनेस एंड ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ फिर जाके डिसीजन मेकिंग करना, इसको हम यहाँ पे मोरालिटी लेके चल रहे हैं, इतना बेस लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो खैर अभी वो, अब हमारा मोरालिटी क्या है, ये कोहलबर्ग का मोरालिटी क्या है, बिल्कुल अलग है। बस मैंने एज जनरल मैं आप लोगों से पूछ लिया। मैं सबसे पूछूंगा, अभी सबसे पूछूंगा व्हाट इज मोरालिटी अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। इस पे हम करेंगे डिस्कस, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और ये ऐसे टॉपिक जब शुरू होता है तो बहुत लंबा चलता है। तो लेट्स कम बैक टू द, हम समय को देखते हुए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक और कोहलबर्ग की बात करते हैं यहाँ पे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हेलो, स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? शिवम, हिरेन जी प्लीज बताइए। यस। ओके ओके सर जी, थैंक यू। तो इन्होंने अपना मोरल डेवलपमेंट दिया था अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग जीवन शैली काल में, अलग अलग एजेस में हमारी मोरालिटी अलग अलग प्रकार की होती है, ये इन्होंने बताया था। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। क्रिटिसिज्म भी है इसका और बहुत सारी चीजें सही भी हैं। लेट्स सी, मतलब ओवरऑल व्हिच each stages represent a more complex and mature level of moral reasoning। हम देखेंगे बढ़ते हुए स्टेजेस के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ हमारा जो मैच्योरिटी है, हमारा जो मोरालिटी है और मैच्योर होते जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, और वो अलग अलग कहानियों पे बना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। और हम मोरालिटी मतलब यहाँ पे क्या है कि हम डिसीजन मेकिंग लेंगे किसी एक कहानी के आधार पे। कहानी ये है कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी भी, ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार है, उसकी पत्नी बीमार है, उसका जो दवा आता है $1000 का आता है, $1000 के उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जाता है मेडिकल स्टोर पे और वो चोरी कर लेता है। वेट अ मिनट, तो वो जाता है, चीजों को चोरी कर लेता है, और तो वहां पे ये चोरी जिस उसने जो किया, अपने पत्नी उसकी बीमार है, उसने चोरी कर लिया, ये सही है या गलत है, ये अलग अलग लोगों से मतलब पूछा गया बच्चों से। तो बच्चों ने, किसी ने बोला कि सही है, किसी ने बोला गलत है, किसी ने बोला नहीं चोरी करना पाप है। तो इस हिसाब से अलग अलग हमको वो मिला, पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने पूरा बनाया है। और इसका क्रिटिसिज्म की बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले थ्योरी पे ही ध्यान देते हैं। तो अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारे पास, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो नंबर 1 है प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल, स्टेज 1 है। ये क्या है? स्टेज 1 और 2 है इसमें। वेट अ मिनट, मेरे पास अच्छे नोट्स हैं इसके। तो हाँ,
यहाँ पे इन्होंने ना मोरल डायलेमा की बात करी है। हमारे पास, हम अक्सर जीवन में फंस जाते हैं, इस पूरे थ्योरी से इन्होंने बात करी है। हमारे अंदर जो मोरल डायलेमा आता है, नैतिकता की दुविधा आती है, अरे कैसे मैं बताऊँ ये सही है कि गलत है। सबके जीवन में ये आता है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत होने लगता है। यहाँ पे उन्होंने मेन ट्रैकर यहाँ पे चीजों की बात करी है, मोरल रीजनिंग की बात करी है कि कैसे रीजनिंग करे प्रॉपर तरीके से मोरलिटी के एक्सपेक्ट में। तो उस पे इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी बनाई है। और लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन की बात, चलिए अभी बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे कैरोल गिलिगन है, इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म ये करा है कि बहुत जेंडर बायस है, पुरुषों से ज्यादा पूछा गया है, महिलाओं से कम पूछा गया है। ठीक है, तो और जो मोरालिटी होती है ना, मैं और एक और फैक्ट बताता हूँ, ये बहुत पहले भी हमें पता है। ह्यूमन का जो मेल है, फीमेल है, सबकी मोरालिटी जेंडर पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। कैसे? जो पुरुष वर्ग है ना, वो जस्टिस पे उसकी पूरी मोरालिटी घूमती है। अरे ये जस्टिस मतलब न्याय पे, उससे उसका ज्यादा मोरालिटी निकल के आता है। और जो महिला है, स्त्री है, उसका जो मोरालिटी निकल के आता है वो केयर से निकल के आता है, इमोशंस वाला ज्यादा एक्सपेक्ट होता है, नर्चरेंस वाला ज्यादा एक्सपेक्ट होता है, तो केयरिंग, इससे उसका मोरालिटी बेस्ड होता है। तो ये थोड़ा क्रिटिसिज्म था, तो उसमें बोला गया था कि कम महिला का योगदान है, पुरुष से ज्यादा पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। वैसे एक हमको जेन्युइन आइडिया तो मिल जाता है, वैसे नॉट 100% बट बहुत सारा हिस्सा का तो हमें जेन्युइन आइडिया मिल जाता है। पहला है, इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी बताया था कोहलबर्ग ने। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो है में कोई मोरालिटी नहीं होती, जीरो मोरालिटी होती है, और वो क्या सही है क्या गलत है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और जैसे इसमें क्या होता है, जो भी आपकी मोरालिटी शुरुआत में बनती है, शुरुआत के ये 4 से 10 साल होता है। पहले मैं बताऊं, ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये 4 से 10 साल के बीच में होता है। बिटवीन द बेसिस ऑफ मोरालिटी बाय जस्टिस। प्लीज फिर से बताएंगे क्या? मैं इससे बाद में बात करूं क्या? मैं पहले बाद में बात करता हूँ, अभी ये पूरा समझा लूं, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में, बातचीत करेंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम प्री कन्वेंशनल स्टेज बताते हैं। ये 4 से 10 साल के बीच होता है, जो बच्चों के बीच जो नैतिकता डेवलपमेंट होता है, 4 से 10 साल होता है। इसमें मोरालिटी बिल्कुल शून्य होती है, क्या सही है क्या गलत है कुछ पता, इनसाइट खुद का होता ही नहीं है। जो मोरालिटी आती है वो पनिशमेंट और रेसिप्रोसिटी से आती है। आप, मम्मी ने थप्पड़ मारा किसी चीज का तो मतलब ये गलत है, मम्मी ने टॉफी दे दिया तो मतलब ये सही है। बस इसी से उनका जो इनिशियल जो किसी ने डांट दिया तो अच्छा काम नहीं है, किसी ने तारीफ कर दिया, ताली बजा दिया, मॉल में घुमा दिया, पार्क में घुमा दिया, क्रिकेट खिला दिया, तो ऐसी उनकी मोरालिटी बनती है शुरुआत में। तो ओके, फिर ये हो गया पहला एक्सपेक्ट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, हर जो मोरालिटी का जो स्टेजेस है ना, इसमें 2 पार्ट है। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करता है, सोचेगा कि मैं अच्छा बनने के लिए, गुड बनने के लिए पनिशमेंट से बचता रहूं, और इसी से उसका जो है नैतिकता बनते जाता है। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे हमारा नैतिकता का जो नींव रखा जाता है वो वहां से शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा जो पार्ट है इसका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म भी बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, 4, 5, 6, 7 साल तक जो है बच्चा का ऐसा चलता है यहाँ पे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला। हल्का सा जब बच्चा बड़ा होता है, अरे देखो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं भी थप्पड़ मारूंगा, वो समान वर्ग के साथ लग करता है। टिट फॉर टैट वाली फिलॉसफी चलती है इसकी। और मैं देखता हूँ कई सारे लोग बड़े गए होते हैं, यहाँ तक कि वो 80 वर्ष के हो गए होते हैं, तो वो इसी मोरालिटी में जी रहे होते हैं, इसी फिलॉसफी में जी रहे होते हैं, टिट फॉर टैट, जो कि अभी आपके 8-9 साल जो 10 साल में के आसपास जो बहुत हाई होता है। तो इस वाले स्टेज में जो सेकेंड वाला इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज वाला है कि भाई आप जैसा मेरे साथ करोगे आपको भी वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। टिट फॉर टैट वाली फिलॉसफी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उनका ऐसे मोरालिटी चलता है।
उसने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं भी उसका पेंसिल तोड़ दूंगा। उसने मेरा शार्पनर चुराया, मैं भी उसका शार्पनर चुरा लूंगा। तो इस हिसाब से उनकी मोरालिटी होती है वहां पे। रेसिप्रोसिटी बोलते हैं इसको। रेसिप्रोसिटी मतलब जैसा करोगे वैसे बदले पाओगे। तो ये था हमारा पूरा प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ स्टेजेस, जिसमें था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज था। ठीक है, तो ये जो चलता है 4 से 10 साल के बीच में चलता है, 11 मान ले 12 मान ले, तो एवरेज ये रहता है। अब आगे अगला जो स्टेज आता है बच्चे का, वो कन्वेंशनल स्टेज आता है। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस से बनता है कि ये, अब देखिए, वो टिट फॉर टैट से हल्का सा ऊपर उठ जाता है इन जनरल बच्चा, और पनिशमेंट और रिवार्ड से ऊपर उठ जाता है कि मम्मी ने मारा, मम्मी ने पीटा, इसके बेसिस पे नहीं, जैसा कि हम ओबीडियंस पनिशमेंट में देखा। फिर हमने ये भी देखा टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा पाओगे, इस पे भी नहीं। बच्चा थोड़ा इससे ऊपर उठता है और वो सोचता है कि समाज क्या बोल रहा है, सोसाइटी के लोग क्या बोल रहे हैं, उसके एक्सपेक्ट में अपनी मोरालिटी बनाना शुरू कर देता है। और ये शुरू होता है 10-11 साल के बाद। तो ये बहुत छोटे समय तक चलता है इन जनरल, इन मेजोरिटी, एक्सेप्शनल केस की नहीं बात कर रहा, इन जनरल, इन मेजोरिटी में बच्चों का जो होता है यही चलता है कि मोरालिटी जो समाज बोल रहा है, जो ट्रेडिशन बोल रहा है, जो परंपरा बोल रहा है, उसी के बेसिस पे उसको सही और गलत का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब शुरुआत में जो है ये गुड बॉय और बैड बॉय के एक्सपेक्ट में सोचना करते हैं। जब जो चीजों के लिए मुझे गुड बॉय बोला जाएगा, आई एम अ गुड बॉय, और जो चीजों के लिए बोला जाएगा मैं बैड बॉय, मैं बैड गर्ल, वो आपका लिए मोरालिटी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई तारीफ कर दिया गया कि अरे आपने ऐसा करा, आपने ये अचीवमेंट करा, आपने अच्छा मार्क्स लिया तो यू आर अ गुड बॉय, आपने दादी को सड़क पार कराया तो यू आर अ गुड बॉय, जैसा जो मानदंड होता है। और फिर दूसरा स्टेज आता है, ये इसमें है गुड एंड पर्सनल रिलेशनशिप में। ये बच्चा जो होता है ना, हमेशा सीख करता है कि अटेंशन पाने की कोशिश करता है कि लोग मुझे अच्छा बॉय, अच्छा बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय बोलते रहे। तो इसका सेंटर ऑफ अटेंशन यही रहता है वो 10 से 13 साल के बीच में अक्सर। तो उसी पे उसकी पूरी की पूरी मोरालिटी बनती है। जिस मामले में व्यक्ति को, बच्चे को 10 से 13 साल के बीच में उसको बोल दिया गया इस कर्मों के लिए अच्छा इंसान, गुड बॉय, तो उसकी वही नैतिकता जीवन भर हो सकता है चलता रहे, ज्यादातर मतलब उसी से इन्फ्लुएंस है उसकी मोरालिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इसमें ना अब थोड़ा सा बच्चा सोसाइटी से और अगल बगल के लोगों से, कल्चर से हटकर वो जस्टिस और ऑर्डर की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी देखने लगता है कि जस्टिस, ये हमारा लॉ क्या बोल रहा है, हमारा कानून क्या बोल रहा है, हमारा प्रशासन क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है। तो उसके एक्सपेक्ट में वो अपना मोरालिटी बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, ये जिला के जो कार्यालय है ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट है तो रुक जाना चाहिए, ग्रीन लाइट है तो चले जाना चाहिए, तो नियम कायदे कानून का पालन करो। तो यहीं तक मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं ना, एक मैं जनरल बताऊं तो मोस्टली का जो मोरालिटी होता है यहीं तक रह जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल तक और कन्वेंशनल लेवल तक। ठीक है, तो 4 स्टेज तक रह जाते हैं, तो सोशल ऑर्डर तक ही वो रह जाते हैं। अब जो लोग होते हैं, कुछ बिरले लोग होते हैं, इनसे इस मोरालिटी के एस्पेक्ट से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो कौन है लोग, चलिए बात करते हैं उनके बारे में। पहला है, तीसरा स्टेज आ गया प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा आ गया पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज लेवल, जो भी बोले आप। तो इसमें क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। हाँ, आप लोग पढ़ लेना, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा इसके देखते हुए। ये 13 साल के बाद आता है। कोई रीड करेगा क्या प्लीज? हिरेन जी आप रीड करेंगे क्या प्लीज इसे, स्टेज 5 और 6 का? श्योर। थैंक यू। कौन सा स्टेज? थर्ड वाला, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से। कन्वेंशन लेवल, स्टेज 3, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सीकिंग अप्रूवल एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। सॉरी, Stage 4. वेट अ मिनट, ये पोस्ट कन्वेंशनल से पढ़ना था, आई एम रियली सॉरी, स्टेज 5। सर, ओके। Post conventional level, stage 5 and 6. Stage 5, social contact and individual rights, recognize diverse values and rights. Stage 6, universal principles guided by internal moral principles. Kohlberg's model emphasizes the progression from self-centered to principled moral reasoning, highlighting the importance of cognitive development in shaping moral values.
ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स की बातें यहाँ से शुरू होती है, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये एग्जाम्पल हैं आपके। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में ये लोग आते हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि नियम कायदे कानून हमारे लिए हैं, हम जो है व्यक्ति नियम कायदे कानून के लिए नहीं है। ठीक है, इनकी भावना ये आने लगती है। काफी लोग ये भी नहीं सोच, उनका बुद्धि स्तर यहाँ तक नहीं आ पाता, मॉरलिटी यहाँ तक नहीं आ पाता। इनका बेसिक तो जहनी बात आती है कि नियम कायदे कानून हमारे लिए हैं, हम नियम कायदे कानून के लिए नहीं है। ठीक है, वो सोसाइटी के बाहर जो नियम कायदे कानून, परंपरा, रूढ़िवादिता, प्रेजुडिस, बायसेस, जो भी मतलब जो हमारे पे डोमिनेटली छाई रहती हैं, उनसे उठकर सोचना शुरू करते हैं। इस स्टेज में वो 13 साल के बाद ही आता है इन जनरल, 13 साल 14 साल के बाद ही आता है ज्यादातर मामलों में। एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिकनेस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मेजोरिटी में। तो ये बोलते हैं कि अब इसमें दो पार्ट है, एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है इसमें, और दूसरा है फिर इसके बाद जो होता है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल, वो पूरे सार्वभौमिक वसुधैव कुटुंबकम वाली पूरे ब्रह्मांड की बात होती है इसमें भी, वो भी इस पे भी आएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बच्चा बोलता है कि नियम भले के लिए होते हैं, अगर नियम से इंसान को कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उस नियम को ही बदल दो। हमें जरूरी, प्लीज कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज बंद कर देंगे। हिरेन जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसमें क्या हमारा आता है इंडिविजुअल का थॉट कि नियम भले के लिए होते हैं, तो जब भी भलाई नहीं हो रही है नियम कायदे कानून से, तो उस नियम को हटा दो। जरूरी नहीं है कि आप माता पिता जो थप्पड़ बोल रहे हैं, तारीफ दे रहे हैं, थप्पड़ दे रहे हैं, तारीफ दे रहे हैं, गुड बॉय बोल रहे हैं, बैड बॉय बोल रहे हैं, और मेरा तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद नियम कायदे कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, सत्ता, सरकार ये क्या बोल रही है, उससे ऊपर उठ जाते हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं कि जो भी नियम कायदे कानून बना गया वो सही है, इससे ऊपर उठ जाते हैं। वो बोलते हैं नियम कायदे कानून हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं, हम उनके गुलाम नहीं, हम उनके अंतर्गत नहीं आते। तो ऐसा थोड़ा जाता है उनका। तो जब भी अगर नियम कायदे कानून ह्यूमैनिटी के ऊपर छा जाता है, तो उस नियम कायदे कानून को तोड़ दो, हटा दो। तो ऐसे रिबेलियन लोग हो जाते हैं, ग्लैडिएटर लोग आ जाते हैं, ऐसी थॉट मॉरलिटी की आ जाती है। ओके, तो जान मतलब पूरा एनर्जी के साथ अपना करते हैं चीजें। तो उसमें ये इंडिविजुअल राइट्स की ये बातें थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें ये डाइवर्स वैल्यूज की बात करते हैं, कुछ उनकी वैल्यू होती है जीवन की, वो डाइवर्स एक्सपेक्ट से बहुत अलग अलग आयामों में सोचते हैं। पर्सनल राइट्स की ज्यादा बात होती है, व्यक्ति ज्यादा महान होता है यहाँ पे, समाज ज्यादा महान नहीं होता, वो उसके लिए ज्यादा वैल्यूबल नहीं होता। और व्यक्ति से तो समाज बना है, कहने का मतलब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ऐड कर रहा था यहाँ पे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल की। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में क्या होता है, ये सार्वभौमिक नैतिकता होता है। जैसे कि इनमें ना अब ऐसे स्टेज पे क्या होता है, आई एम अ गॉड, लाइक मैं ही भगवान हूँ, मैं ही घरता निर्धाता हूँ, मैं ही बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, मैं कृष्ण हूँ, ऐसा वाला फीलिंग अक्सर लोग बोलते हैं। तो इस टाइप का, लेकिन इसका जनरल अगर शब्दों में बोले, साइंटिफिक भाषा में बोले, तो दूसरे थॉट को नहीं आते हैं, अपने थॉट को ही लाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस, रीजनिंग करके, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, डाइवर्सिटी को समझते हुए, सोशल इंटेलिजेंस के साथ, ये अपनी चीजें खुद का एक बिल्ड करते हैं, खुद का सिद्धांत देते हैं, खुद का थ्योरी देते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बेसिस पर मॉरलिटी, ठीक है। तो जैसे अरिस्टोटल हो गए, अभी सिगमंड फ्रायड हो गए, जो ये साइंटिस्ट हो गए, कितने फिलोसफर्स हो गए, तो ये लोग ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बेसिस पे मॉरलिटी अपनी बनाते हैं। वो हमेशा इसमें इनकी ऐसी नैतिकता आ जाती है ना, अगर सत्य के लिए मुझे जान देनी पड़े मैं जान दे दूंगा, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए, दूसरे को हित के लिए मुझे अपना खुद का कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो मैं अपना खुद का जी सेक्रीफाइस कर दूंगा। इस बेसिस तक उनका जो मॉरलिटी आ जाता है। और ऐसी मॉरलिटी लोगों के अंदर बहुत कम होती है, बहुत इक्के दुक्के बिरले लोगों के पास होती है। तो ऐसे होती है हमारी। फिर ये भी पढ़ लेते हैं, ये जैसे एग्जाम्पल भगत सिंह हो गए, भगत सिंह बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सल प्रिंसिपल के लिए। और कोहलबर्ग मॉडल एम्फेसिस द प्रोग्रेशन फ्रॉम द सेल्फ सेंटर्ड टू प्रिंसिपल मोरल रीजनिंग। अब देखिए शुरुआत में क्या होता है, हमारा प्रोग्रेशन कैसे होता है, पहले हमारी मॉरलिटी सेल्फ सेंटर्ड होती है कि हम
फिर सेल्फ सेंटर्ड टिट फॉर टैट आता है, रेसिप्रोसिटी आती है। उसके बाद धीरे 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 मोरल रीजनिंग हम करते करते, इसका प्रिंसिपल यूज करते करते हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपना डेवलप करते हैं और अपने वैल्यूज को और मोरालिटी को सेव करते हैं। तो मुझे लग रहा है इन जेन्युइन आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि हमारी मोरालिटी कैसे शिफ्ट होती है, कैसे हमारा एक जनरल ब्लूप्रिंट तो मन में स्कीमा तो बन गया होगा आप लोगों के इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। बाकी हाँ, यू ऑल आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, कुछ भी डाउट हो कैसा भी हो तो आप लोग बता सकते हैं, प्लीज डू शेयर। अब कुछ बातचीत करते हैं, शेयर योर व्यूज ऑन दिस। चीजें समझ में तो आए ना? साक्षी, हाय हिरेन, हाँ बताइए बताइए हिरेन, बताइए क्या आपको कुछ कहना है? No, sorry. I think I was going to say thumbs up, but it isn't. इट्स ओके, शिव आप कुछ? ऊपर I think हाई लेवल अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए ना, हम अक्सर टिट फॉर टैट, अक्सर मैंने देखा है टिट फॉर टैट में ही रहते हैं। शिव आपको कुछ बोलना है? वो आपने एक बात बताई थी कि वुमेन और मैन का मोरालिटी का हाँ। बेसिस जो होता है, बेसिस जिसके बेस पे मोरालिटी डेवलप होता है, आपने हम्म। वुमेन का बोला था केयर और इमोशंस पे होता है और मैन का जस्टिस पे होता है। इन मेजॉरिटी। पर ये तो आप ऑब्जर्वेशनल बता रहे हो, बट मोरालिटी कैसे जस्टिस और केयर का, मोरालिटी खुद, मोरालिटी का बेसिस जस्टिस और केयर कैसे हो सकता है? क्योंकि जस्टिस और केयर भी तो मोरालिटी से डेवलप होता है। ये इस पे चर्चा करने, मुझे भी देखिए भी इस पे बहुत मेरा जहनी सवाल चलता है, इस पे बातचीत कर सकते हैं। देखिए जस्टिस माने यहाँ पे क्या है? जस्टिस तो मोरालिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है। मेरा कथन ये, मेरा कथन पहले ये था, कि जस्टिस से डोमिनेटेड होता है, और जो महिला का है, स्त्री का है, फीमेल का है, जो मोरालिटी बनता है वो ज्यादा केयर से आता है, नर्चरेंस से आता है। ये मेरा कहना था, ये डोमिनेटेड मतलब। और फिर इससे आपको क्या बोलना है बताइए? नहीं, मैं ठीक है, मैं समझ नहीं पाया वो आप जो कहना चाहते, क्लियर नहीं हुआ। अभी मैं समझा पाया क्या? नहीं मतलब जस्टिस और केयर कैसे बेसिस हो सकता है मोरालिटी का? जस्टिस मोरालिटी का तो मतलब ही है सेल्फ इंटीग्रिटी। उसका जस्टिस और केयर का, इवन जस्टिस एंड केयर आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ मोरालिटी, बट हाउ कैन जस्टिस एंड केयर बी द बेसिस ऑफ मोरालिटी? देखिए एक बेसिक बात करें ना, अगर हम लॉजिकल होते हैं, हम मेल्स ज्यादातर कम्युनिकेशन में लॉजिक फैक्ट खोजते हैं, ठीक है ये दिक्कत है, आपको ये ले लो सॉल्यूशन। बट एट द बात करें फीमेल्स की, तो वो ऐसी होती हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनको दे वांटेड टू समवन कि हमें सुना जाए, बीइंग अंडरस्टूड, हमें सुना, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो वहाँ पे इमोशन वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है ना हमारा जो ब्रेन, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ मैं। केयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जैसे ये बना सकती हैं, जैसे कोई बच्चा है, एक बच्चा है, वो बच्चा कोई व्यक्ति सोचेगा, पुरुष वर्ग सोचेगा, अरे इसको पढ़ा तो लिखा दो, और इसको ये 10वीं 12वीं तक बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। अगर 12वीं तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कुछ पढ़ लिख नहीं पाएगा, अपने जीवन के पहलू को देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मान लिए पुरुष वर्ग ने तर्क बनाया, अपना एक मोरालिटी बनाया एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। वही फीमेल आई, तो फीमेल बोली, अरे फिर वहां पे फीमेल आई कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग पहले अच्छे से होना चाहिए, और उसका जो खाना पीना है वो बेहतर होना चाहिए, वो बच्चा खुश है कि नहीं है, उसको प्यार मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए, वैलिडेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं मैं मोटे कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ऐसे वहाँ इस ये तो कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से मोरालिटी का क्या लेना देना है इससे? यहाँ पे देखिए जो बात हो रहा है ना पुहलबग का, मोरालिटी का कैसे डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे हमारी जो मोरालिटी होती है वो डेवलप होती है एक एज अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क के ढांचे में। अच्छा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक मोरालिटी एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में बात करें, कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वो उस पर अलग चर्चा हो सकता है।
इनका यहाँ पे यही कहना था लॉरेंस कोहलबर्ग का कि हमारी जो कैसे ड्रास्टिक शिफ्ट आता है हमारे मोरालिटी में, एक जेन्युइन सा एक ब्लूप्रिंट देने के लिए उन्होंने बताया अच्छा अच्छा। कि ठीक है। इन जेन्युइन हमारा कैसे मोरालिटी बदलते रहता है। बचपन में हम होते हैं, हमारी जनरल मोरालिटी कैसे होती है, किससे प्रभावित होती है, फिर हम पढ़ते हैं तो हमारी मोरालिटी कैसे चेंज होता है, किससे प्रभावित होती है, फिर हम जब बड़े होते हैं तो कैसे हमारी मोरालिटी अच्छी, ये सब चीजें बता रहे हैं वो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मोरालिटी की बहुत ज्यादा बात करी नहीं है, बस उन्होंने बात करा कि कैसे चेंज होता है और किससे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हाँ, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो है, लोगों ने क्रिटिसिज्म करा कि आपने ज्यादा मेल से इंटरव्यू करा है और एक स्पेसिफिक कल्चर में ही आपने सवाल जवाब करा है, अलग अलग लोगों के पास आप नहीं गए हो, तो क्रिटिसिज्म है इसका। पर फिर भी अगर हम इसे एक पॉजिटिव लेना चाहिए, इससे एक ब्लूप्रिंट हमको मिल गया कि कैसे हमारा मोरालिटी बदलते रहता है। ऐसे मेरा खुद ही एवेगेनिज्म के कॉन्सेप्ट में है कि अभी आप अंटार्कटिका में हो और यहाँ पे आप कृषि प्रधान देश में हो, भारत में, तो आप बोल रहे हो मेरे पास एप्पल का भंडार है, सब्जी का भंडार पड़ा है और यहाँ पे बगल में मुर्गा है, बकरा है, गाय है, भैंस है, तो वहाँ पे मैं चाकू लेके दौड़ू यहाँ पे उसकी गाय के पास, तो ये यहाँ पे क्वालिटी नहीं है ना। लेकिन आप वहाँ पे जाओ, अंटार्कटिका में जाओ, आपके पास पोलर बियर है, सी हॉर्स है, जो भी और बड़े बड़े एनिमल्स हैं, और एक तो बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल मिनिमल चीज है वहाँ पे। अनाज तो कुछ है नहीं, कृषि प्रधान इलाका तो है नहीं वो, वहाँ पे सेब नहीं है, वहाँ पे खाना पीना नहीं है, हरी सब्जी नहीं है, तो वहाँ पे मोरालिटी क्या सिर्फ हो जाएगा कि आप मछली खा सकते हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप मछली नहीं खा सकते हो। तो मोरालिटी तो ऐसे ही बदलती है ना, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू चीजें। तो इससे भी अलग डिबेट हो सकता है। अभी हम यही पॉज करते हैं, आगे हम मोरालिटी तो नहीं बदलेगी, एथिक्स बदल जाएगा। हाँ, अब व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये समझना पड़ेगा हमें, बिल्कुल बहुत ये समझना पड़ेगा। बात इसमें हम रख लेते हैं ना, कभी बातचीत करेंगे फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे। हम सोच रहे हैं कि अलग से इस पे थोड़ा फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे हम बातें रखें, क्योंकि ये साइकोलॉजी जो है फिलोसफी से ही आया है, तो फिलोसफी का भी अभी काम है साइकोलॉजी के स्टैंडर्ड को सेट करने में। तो इस पे होना चाहिए डिबेट। ये सब बहुत सारे डिबेट चलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर में। अभी ये भी चल रहा था कि काफी लोग बोल रहे हैं, अभी प्रेजेंट में डिबेट ये चल रहा है कि सब कुछ चीजें हमें ये सही गलत से ऊपर उठ जाना चाहिए साइकोलॉजी को। तो मैंने सवाल किया क्या इसका मतलब जो एनिमल्स का जो क्रुएलिटी होता है, वो जो उसको आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो, और आप ऐसा बोल रहे हो तो आप ह्यूमंस के प्रति भी ऐसा ही ट्रीट करो ना जैसा आप एनिमल्स के साथ कर रहे हो, तो ये क्या है? फिर आप चुप हो गए। तो ये मतलब इस पे डिबेट चलता है। फिर बोलते हैं कि अगर आप पूरी तरह अगर आप ये मोरालिटी से आप ऊपर नहीं उठ पाए इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसे आप बोलोगे डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें चलती रहती है डिबेट। अभी इट इज अ ग्रोइंग फेज, मतलब इसका बहुत सारा फिलोसफिकल एस्पेक्ट हम नहीं पकड़ है, मजबूत है इसका। तो अभी बहुत सारी चीजें काम करनी है हमें साइकोलॉजी में। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। हिरेन जी आप कुछ बोल रहा है शिवम साक्षी पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ रही है। ओके, तो अभिषेक आपको कुछ बोलना है इस पे? ये मोरालिटी वाले के एस्पेक्ट में, ये कोहलबर्ग का जो भी मैंने अभी पढ़ा, अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं, प्री पोस्ट कन्वेंशनल, ये सारी चीजें, इस पे कुछ बोलना है कि कैसे यूज। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है हमने डिबेट कर लिया, वो सफिशिएंट था शिवम जी की, और बात करें इस पे। शिवम क्या कह रहे हैं? सॉरी। ये जो हाउ डू एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द बेसिस ऑफ मोरालिटी एंड बाय जस्टिस ऑफ केयर, ये हम लोग का बात हो गया कि और करना चाहेंगे इस पे बात? मैं समझ गया थोड़ा, मतलब आपने डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट ये था कि डेवलप कैसे होता है मेल्स और फीमेल्स में, तो आप और चेंज कैसे होता है अलग अलग लाइफ स्टेजेस में।
पर पीरियड ऑफ टाइम एज के बेसिस नहीं बताया आपने, बेसिस नहीं बताया आपने, बोला कि मोरालिटी इटसेल्फ डेवलप मेल्स और फीमेल्स में कैसे होता है। मोरालिटी का बेसिस तो सब में सेम ही रहेगा, मोरालिटी का बेसिस तो सेम ही रहेगा। उनका मैं देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से बात करते हैं। बेसिस मतलब कि बायोलॉजिकल बेसिस की बात। जिसके बेस पे मोरालिटी डेवलप होता है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पुरुष वर्ग है उसका जो मोरालिटी बनेगा वो ज्यादा प्रभावित होगा उसके तर्क वितर्क से, उससे मिलकर उसका जस्टिस बनता है। और यहाँ पे जो महिला होंगी, स्त्री होंगी, उनका जो नैतिकता बनेगा, सही और गलत को फर्क कर पाने की जो वो निर्धारित करेगी, वो बनेगा उनके केयर से आएगा, उनके इमोशनल पार्ट से आएगा, नर्चरेंस वाले भावना से वो सोचेंगे। वो बहुत ज्यादा एक सॉल्यूशन बेस्ड नहीं होगा। मतलब हमें बेसिक चीजें ये समझनी पड़ेगी कि ह्यूमन में मेल और फीमेल की बायोलॉजी अलग होती है, इसलिए उनके सोचने समझने का तरीका भी अलग होता है काफी सारे मामलों में। तो इसीलिए उनके मोरालिटी में भी अलगाव हमें देखने को मिलेगा, बेस अलग अलग देखने को मिलेगा। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हाँ, मुझे क्लियर हो गया। वही चीजें हैं, मतलब इसीलिए हमें इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत सारे हमारे असमानताएं, एक मैं वीडियो देख रहा था, 70-80 डिफरेंसेस हैं मेल एंड ह्यूमन बॉडी में। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आता है हमारे पूरे साइकोलॉजी ले लीजिए, पूरे बायोलॉजी ले लीजिए, सभी आयामों पे, डिसीजन मेकिंग से लेके चॉइसेस से लेके सभी पे फर्क आता है उसका। हमें ये भी समझना पड़ेगा। अभी हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे जो इंडोक्राइन सिस्टम में वो चीजें जो चलते रहता है, पीरियड्स आते रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कितनी जटिल समस्याएं होती है, उसका भी बहुत सारा इफेक्ट आता है हमारे महिलाओं के जीवन में। वो अलग आयाम है, खैर। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा और हमारे सोचने समझने का तरीके पे भी फर्क पड़ता है इसका। तो उसमें सोचने समझने में आपकी मोरालिटी भी आ जाएगी, तो इस पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा हम इस पे बात कर सकते हैं। अभी हम क्लास को एंड अप करें क्या? किसी को कुछ कहना है? किसी को कोई सवाल या जवाब?